नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। कल से महागठबंधन की वोट बचाओ यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा से पहले एक बड़ी महती सभा को संबोधित की भी किया। वहां पर मौजूद बड़े नेताओं ने, देश के बड़े नेताओं में खास करके राहुल गांधी थे विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन मंच पर लालू प्रसाद यादव भी आ गए थे। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में नारेबाजी से लोगों के बीच काफी उत्साह भर दिया, लेकिन खरगे के भाषण से लोगों को बड़ी निराशा मिली। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस समय ही लोग वहां से जाने लगे, लेकिन कन्हैया कुमार के बाद लालू प्रसाद यादव ने जब एक पंक्ति में अपना बयान दिया तो महफिल ही वे लूट कर चले गए। हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष वहां मौजूद थे और लगातार खबर को पूरी तरह से कवर कर रहे थे। हम उनसे जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, कल का माहौल पूरी तरह से महागठबंधन का था और मंच पर कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। क्या सब दिखा आपको? देखिए, बहुत बढ़िया माहौल था और अच्छी भीड़ जुट गई थी और लगा कि भाई कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी की एकता भी दिखी वहाँ पर। दोनों ही दलों के हजारों हजार कार्यकर्ता वहाँ पर अपने अपने हाथों में झंडा लेकर थे। तो एक विशेष रणनीति के तहत आरजेडी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे झंडा लेकर पहुंचे थे, ज़्यादातर आरजेडी के कार्यकर्ता, क्योंकि ये दिखाना था कि भाई ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं है, महागठबंधन की यात्रा है। और वो दिखाई दिया। देखिए, सबसे पहले खरगे जी की बात करते हैं। खरगे जी तो राहुल जी के बाद आए भाषण देने और उनका भाषण थोड़ा लंबा खींचने लगा और लोग बेसब्री से लालू जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही बोल चुके थे। तो राहुल गांधी को तो लोगों ने सुना, तेजस्वी को भी सुना, राहुल गांधी को भी सुना, कन्हैया कुमार तो सबसे पहले ही बोल गए, तो उनको तो सबने सुना। लेकिन राहुल के बाद लोग जाने लगे जब खरगे का भाषण शुरू हुआ और जो लोग ठहरे हुए थे लालू जी को सुनने के लिए शोर मचाने लगे। तो खरगे जी नाराज हो गए और बोले कि आपको अगर नहीं सुनना है भाषण तो आप चले जाइए, 10 आदमी भी मौजूद रहेंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। और वो लंबा खींचे तो थोड़ी बोरियत हुई और बीच बीच में कार्यकर्ता लालू जी को सुनना चाहते थे, शोर मचा रहे थे। तो लालू जी जब आए तो 1 मिनट 10 सेकंड का भाषण दिया, पूरी महफिल ही लूट ली। आपने देखा ही, झुलनिया वाला गाना सुनाया। तो लालू जी ने पूरा महफिल लूट लिया, सब पर भारी पड़े लालू जी 1 मिनट 10 सेकंड का भाषण देकर। और उन्होंने पूरा माहौल को बदल दिया। जो लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, थके थे, पसीने से तरबतर थे, नींद में ऊँघ रहे थे, सबकी नींद टूट गई और सब लोग ठहाके लगाने लगे, क्योंकि लालू जी की तो देसी अंदाज ही है। और इस मंच पर तेजस्वी यादव भी बदले बदले दिखे। तेजस्वी यादव पहली बार लालू अंदाज में दिखाई देने की कोशिश करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि खैनी के साथ चुना भी रगड़ देते हैं हम लोग। मतलब वो लालू जी जिस तरह से चुटकीले अंदाज में विरोधियों पर हमला करते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग पर हमला किया, खैनी और चुना का उदाहरण देते हुए। तो ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव को भी लग रहा है, पहले तो बहुत गंभीर नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे थे, गंभीर बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो लालू जी की नकल करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत लालू जी का स्वरूप दिखना चाहिए उनमें। अपने देसी तड़का चाहिए। हमने एक तरफ है ना तेज प्रताप, जो चुनौती बने हुए हैं, वो लालू अंदाज में ही हर कुछ करते हैं और वो दावा करते हैं कि दूसरा लालू वहीं बन सकते थे, इसलिए उनको साजिश के तहत पार्टी परिवार से निकाल दिया गया। तो अब तेजस्वी यादव भी लालू जी की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये फायदेमंद भी हो सकता है लोगों से कनेक्ट करने में और नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेता इसको लेकर निशाना साधेंगे कि देखिए ये भी लालू जी की राह पर है और जैसा राज लालू जी ने दिया था वही राज वही शासन ये भी देंगे। कहने का मतलब है कि फायदा के साथ नुकसान की भी आशंका है। हाँ बिल्कुल, अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। देखिए कि लालू जी जैसे करते थे हंसी और जो करई, वही अब तेजस्वी करने लगे। तो ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, लालू जी की तरह ही हंसी ठिठोली करने वाले नेता हैं। जबकि तेजस्वी की छवि बनी हुई है एक गंभीर नेता की, जो रोजगार की बात करता है, विकास की बात करता है, जो लालू जी से अलग आज के समाज के मांग के हिसाब से दिखाई देता है। तो ये नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है कि लालू जी तो भाई जो कनेक्टिविटी उनकी है लोगों से, उतनी तो किसी की नहीं है। जितना बढ़िया से लोगों से वो संवाद कर पाते हैं उतना तो कोई नहीं कर पाता। तो तेजस्वी यादव का बदला हुआ अंदाज दिखा,
और कन्हैया कुमार ने पूरी महफिल लूटने की कोशिश की, वोट अधिकार से जुड़े नए नए नारे लगाकर, और पप्पू यादव को तो मौका ही नहीं मिला बोलने का। लेकिन उन्होंने मौका जैसे ही मिला, लालू जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। आशीर्वाद पता नहीं लालू जी ने उनको दिया या नहीं दिया, ये तो लालू जी और पप्पू जी बताएंगे। लेकिन ये दिलचस्प रहा। मुझे लगता है कि शुरुआत शानदार है राहुल गांधी की। ये जो वोट यात्रा है अब चलेगी, ये 1 सितंबर को गांधी मैदान में आकर ख़त्म होगी। इस बीच अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आगे राहुल गांधी के साथ कौन कौन नजर आते हैं, क्योंकि इस मंच पर तो कन्हैया भी नजर आए, पप्पू यादव भी नजर आए, तेजस्वी यादव भी नजर आए, राहुल भी थे, लालू जी भी थे, लेकिन एक साथ नजर नहीं आए। जब वो तेजस्वी यादव लालू जी आए तो उसके पहले कन्हैया कुमार कहीं और गायब हो गए थे, मंच छोड़ चुके थे। पप्पू यादव मंच पर थे लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा था। तो राहुल गांधी ने जो कोशिश की है पप्पू यादव कन्हैया को आगे लेकर चलने की, उसको अब आगे किस हद तक दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिखा पाए। अगर वो दिखाना था कि सारे गिलवे शिकवे खत्म हो गए हैं तेजस्वी के, पप्पू यादव से और कन्हैया कुमार से, लालू जी को कोई शिकायत नहीं है, तब तो एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाते, फोटो सेशन होता और एक मैसेज देने की कोशिश करते। लेकिन एक मैसेज तो साफ गया कि चाहते हैं राहुल गांधी दोनों को आगे बढ़ाना, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव के दबाव में भी है वो। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिस तरीके से मुकेश सहनी को लाया गया है, तो मुकेश सहनी को भी तो फोन किया था राहुल गांधी ने। तो अभी सभी तरह का ये मैनेजमेंट जो है, ये इनको इनके साथ लाना, इनको इनके साथ लाना, ये जिम्मेवारी भी राहुल गांधी निभा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी एक अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। ये काम पहले तो लालू जी करते थे, जो लालू जी कहते थे वही सोनिया गांधी मानती थी। अब तेजस्वी जो कहेंगे वही राहुल मानेंगे, ऐसा नहीं है। अब राहुल जो कह रहे हो तेजस्वी यादव मान रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहां बात नहीं बन पा रही है तेजस्वी के साथ, वहां पर राहुल गांधी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, 40 सीट भी मांग रहे हैं, वो तेजस्वी यादव से संभल ही नहीं रहे हैं और एनडीए से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी उनको संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और यात्रा जो भाषण खत्म हुआ, कार्यक्रम रैली खत्म हुई, तो उसके बाद एक खुली जीप पर सवार दिखाई दिए, लोगों से मिलने निकले थे राहुल गांधी। राहुल गांधी पीछे खड़े थे, उनके दूसरी तरफ राजेश राम खड़े थे और बीच में मुकेश सहनी थे। मानो मुकेश सहनी की घेराबंदी राहुल गांधी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ मिलकर करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव को स्टीयरिंग सीट पर बिठा दिया था, मतलब ये संदेश देने की कोशिश की कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी के हाथ में कमान होगी, मतलब वही मुख्यमंत्री होंगे। भले औपचारिक रूप से अभी तक ऐलान नहीं किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई, चुनाव होने के बाद विधायक आएंगे जीतकर, वही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन स्टीयरिंग सीट पर तो बैठा ही दिया है राहुल गांधी ने। और पिछली बार जब यात्रा पर आए थे राहुल गांधी, तब भी स्टीयरिंग सीट पर ही नजर आए थे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की भावना का भी राहुल गांधी बहुत ध्यान रख रहे हैं। एक बात और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राजेश राम और राहुल गांधी मुकेश सहनी को जो है बीच में घेर के रखे थे, तो लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं ऐसा आश्वासन भी मुकेश सहनी को दे सकते हैं कि चलिए आपकी जो है मांग है डिप्टी सीएम की, हम देखेंगे इसको भी। बिल्कुल, बिना डिप्टी सीएम की मांग माने तो रहेंगे नहीं। वो पहले ही कह चुके हैं कि ये मांग तो टॉप प्रायोरिटी है। सीट थोड़ा कम बेसी हो सकता है, मतलब 20-25 सीट भी मिलेगा तो मान जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए उनको। दरअसल वो चाहते हैं कि निषादों की गोलबंदी हो। निषाद समाज, मुलाह समाज एनडीए के साथ सहज महसूस करता है, लेकिन जब मुकेश सहनी उसके नेता आ गए हैं महागठबंधन के साथ, तो उनको गोलबंद करने के लिए महागठबंधन के पक्ष में जरूरी है कि मुकेश सहनी को बड़ा पद, बड़ा ओहदा ऑफर किया जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि चलिए भाई महागठबंधन में है तो कम से कम डिप्टी सीएम बन रहा है, हमारा मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। इस वजह से वो मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की मुश्किल ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी भी तो कह रही है कि आपका सीएम होगा तो हमारा 2 डिप्टी सीएम होगा। तो 2 डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम बनाने का आश्वासन मलाह को भी दे सकते हैं, वो भी तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। 2029 के चुनाव पर भी तो नजर है। हाँ, 2029 के चुनाव पर भी नजर है। अति पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, दलित पर ज्यादा नजर है। तो राजेश राम एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दूसरे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही करके राहुल गांधी रोकने की कोशिश करेंगे। आज की यात्रा में भी देख लीजिए मुकेश सहनी साथ हैं।
हाँ, मुकेश सहनी को छोड़ने के मूड में नहीं है राहुल गांधी। उनको डर है कि बीजेपी कभी भी उड़ा ले जाएगी। और मुकेश सहनी को बीजेपी ने बड़ा ऑफर भी दिया है, केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है, राज्यसभा भेजेगी, मंत्री बनाएगी, और 11 सीटों की मांग है, तो थोड़ा बहुत कम बेसी करके सीट भी दे देगी। तो मुकेश सहनी के तो दोनों हाथ में लड्डू दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल फायदा ज़्यादा एनडीए के साथ जाने में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ये बात समझते हैं कि एनडीए के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है। अभी उनके पास तो वैसे चुनाव आते आते तो उलट फिर होने की गुंजाइश है। हो सकता है कि मुकेश सहनी तब कहीं और चले जाएं, कहीं और का मतलब मेरा एनडीए से है, लेकिन अभी राहुल गांधी उनको जकड़ के रखे हुए। हाँ, बिल्कुल अभी बांधे रखा है उन्होंने। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश सहनी ना जाए, क्योंकि मुकेश सहनी के जाने से पूरा खेल बिगड़ जाएगा महागठबंधन का। पिछले चुनाव में भी आपने देखा 0.1% का मार्जिन था महागठबंधन और एनडीए के बीच। 0.1% केवल, यानी 12,000 वोट से ही तेजस्वी सरकार बनाने से चुके थे। लेकिन उस समय चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे, जिससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। 6% उनको वोट आए थे। मुकेश सहनी भी एनडीए के हिस्सा थे। बिल्कुल। तो अब चिराग पासवान अगर आ गए, बने रह गए एनडीए के साथ, और मुकेश सहनी भी आ गए, तो महागठबंधन का गणित ही गड़बड़ा जाएगा। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से मुकेश सहनी को रोका जाए, क्योंकि चिराग को लाने की संभावना तो नहीं के बराबर है। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं, 5 में से 3 सांसद ऐसे हैं जो एनडीए के साथ ही रहना चाहेंगे हर हालत में। तो चिराग क्यों रिस्क लेंगे? और चिराग तो अपने को मोदी का हनुमान बताते ही रहे हैं। तो और ज़्यादा उनको फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है एनडीए के साथ ही, क्योंकि महागठबंधन के साथ आकर वो सीएम बनने का सपना नहीं देख सकते। यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, तेजस्वी के अलावा दूसरे के लिए सीट खाली ही नहीं है, तो यहाँ आकर क्या करेंगे वो? तो यहाँ तो नो हो चुका है, मानकर चलिए वो रहेंगे एनडीए के साथ ही। लेकिन सम्मानजनक समझौता हो, जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें मिलें, मन माफिक सीटें मिलें, उसकी कोशिश वो कर रहे हैं, और बीच बीच में तल्ख तेवर भी दिखा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कब तक सीटों का अनाउंसमेंट होता है। मुझे लगता है कि अक्टूबर के पहले सीटों का अनाउंसमेंट महागठबंधन नहीं करने वाला है। भले एनडीए कर ले, महागठबंधन तो अक्टूबर में ही करेगा, क्योंकि 1 तारीख तक तो यात्रा ही है राहुल गांधी की, और उस यात्रा के बाद ही कुछ होगा। मानकर चलिए कि आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। सीटों की अदला बदली पर विचार चल रहा है, लेकिन मुकेश सहनी के चलते पेच फंसा हुआ है, माले के चलते पेच फंसा हुआ है। माले कह रहा है कि भाई जब मुकेश सहनी को 40 सीटें मिल सकती हैं तो हमको क्यों नहीं? हम तो 19 पर लड़े थे, 12 जीत गए थे। हमारा स्ट्राइक रेट तो आरजेडी से भी बढ़िया है, कांग्रेस से बढ़िया है। तो जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, वाम दल और मुकेश सहनी, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द पेच सुलझा लेंगे राहुल गांधी। लेकिन एनडीए उनसे पहले सीटों का ऐलान करेगा, और एनडीए से पहले प्रशांत किशोर ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने भी बहुत जुलाई में ही उम्मीदवार तय कर देने का ऐलान किया था, और उन्होंने कर भी दिया है। कई उम्मीदवारों को हरी झंडी दे भी दी है इशारे में, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो लगता है कि सबसे पहले अब 2-4 दिन के अंदर ही प्रशांत किशोर सबसे पहले करेंगे अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान, और इसके बाद एनडीए, फिर महागठबंधन। आपने पूरी तरह से इस डिबेट को सुना, हाउस के चीफ एडिटर को आपने सुना, किस तरह से उन्होंने करीने से हर एक बात को खोल करके रख दिया। आप इस डिबेट में जो देखे, जो समझे, वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए और अपनी राय दीजिए कि आपको यह डिबेट कैसा लगा। तब तक के लिए शुक्रिया।